दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दे रखा है राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित है, और इसमें आपको कोड दे रखे हैं, उनकी सहायता से सही उत्तर की पहचान करनी है। आपको भौतिक विभाग दे रखे हैं, सेल समूह दे रखे हैं और धरातलीय लक्षण दे रखे हैं। राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है और ये चारों ही यहाँ पर दिए गए हैं। दक्षिण पूर्वी पठार, पश्चिमी बालू का मैदान यानी कि रेगिस्तान की बात की जा रही है, अरावली यानी कि पर्वत, और उत्तर पूर्वी मैदान। इसमें आपको थर्ड में दे रखा है अरावली। अरावली भौतिक विभाग है, सेल समूह उसका दे रखा है अरावली दिल्ली क्रम। आपको पता है अरावली का जो एक्सपांसन हो रखा है वो पालनपुर से लगाकर दिल्ली की रायसीन पहाड़ी तक है, और दिल्ली की रायसीन पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, प्रेसिडेंट हाउस बना हुआ है भारत का। और धरातलीय लक्षण में लिखा हुआ है प्राचीनतम वलित पर्वतश्रेणी। आप ये जानते हैं कि ये ओल्डेस्ट माउंटेन है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है अरावली, ये जो पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ तक कि ये हिमालय से भी ज़्यादा पुरानी है। इसके बारे में ये बोला जाता है कि जब ये अपने यंग फेज में थी तब हिमालय से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचाई पर थी। तो इसका मतलब ये थर्ड तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में से कोई हो सकता है, ऑप्शन सेकंड डेफिनेटली नहीं होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट, जो आपको पठार दे रखा है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी कि ये हाड़ौती रीजन की बात कर रहा है, जो कि मालवा के पठार का ही हिस्सा है। मालवा का पठार जो कि आपको पता है कि गोंडवाना लैंड में वहाँ पे जो ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी उसकी वजह से ये पठार निर्मित हुआ है। आर्कियन विंध्यन क्रम में ही, सेल क्रम में ही इसका निर्माण हुआ है। तो ये भी सही है, यानी कि फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है। बात करते हैं सेकंड की, पश्चिमी बलूका मैदान, यानी कि ये रेगिस्तान की बात कर रहा है, जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान का, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो रीजन है, इसका निर्माण 33 सागर के अवशेष के रूप में हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों अगर कोई भी रेगिस्तान है, अगर कहीं पे भी उसका डेवलपमेंट हुआ है तो वो 33 सागर यानी कि जो वाटर एलिमेंट है उसी की वजह से हुआ है। ऐसा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिका में अपन ने पढ़ा है, और ये क्रिटेशियस कालखंड में इसका डेवलपमेंट हुआ, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा 33 सागर और गोंडवाना लैंड के बारे में बता देता हूँ। गोंडवाना लैंड जो कि लैंड का भाग है, और 33 सागर यानी कि जो वाटर एलिमेंट यानी कि जिसको जल तत्व बोलते हैं। इनिशियली लैंड जो ज़मीन थी उसके चारों तरफ पानी था, और क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो उसकी रोटेशन की वजह से सारा का सारा पानी जो है वेस्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। इसी कारण आप देखते होंगे जितने भी रेगिस्तान है सारे के सारे पश्चिम दिशा की ओर है। चाहे इंडिया की या राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ पर रेगिस्तान है। चाहे अफ्रीका की बात कर लें या अमेरिका की बात कर लें, सभी जगह के जितने भी कॉन्टिनेंट है, जितने भी महाद्वीप है, सभी जगह पश्चिम दिशा में रेगिस्तान है। तो अटकामा डेजर्ट हो गया, ये अपना सारा मरुस्थल हो गया सब, और अपना थार डेजर्ट जो कि भारत में है, द ग्रेट थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट, ये भी पश्चिम दिशा में ही है। अब ऑप्शन 4 की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सही है। फोर्थ की बात कर लेते हैं। उत्तर पूर्वी मैदान, मैदान हमेशा निर्मित होता है नदियों से, और आप जानते हैं कि सिंधु नदी जो है उसका राजस्थान में कोई भी रोल नहीं है। राजस्थान में गंगा की जो सहायक नदी है यमुना, उसकी सहायक नदी है चंबल, उसका ज़रूर रोल है, कोटा के पास से होकर वो बहती है। तो यहाँ पे सिंधु नदी निर्मित मैदान का भाग, ये पोर्शन जो गलत हो जाएगी, यहाँ पे होना चाहिए गंगा नदी निर्मित मैदान का भाग, और ये बिल्कुल दक्कन लावा और विंध्यन क्रम से निर्मित है। तो यहाँ पे जो फोर्थ है वो गलत हो जाएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी फर्स्ट सही, सेकंड सही और थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अरावली की कुछ पर्वत चोटियाँ दे रखी है, उन्हें अवरोही क्रम में आपको जमाना। अवरोही यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर या घटता क्रम। तो आपको जो श्रेणियाँ दे रखी है वो है टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा बाकर।
देखिए, टोडगढ़ जो है, जिसका दूसरा नाम मेरिया जी भी बोलते हैं, ये मध्य अरावली में आता है। मध्य अरावली यानी कि जिसमें एक ही ज़िला पड़ता है, अजमेर। और इसकी लगभग ऊंचाई है 933 मीटर के आसपास। और अगर खो की बात करें तो खो पड़ता है जयपुर में, यानी कि उत्तरी अरावली। जयपुर, अलवर, ये उत्तरी अरावली का पोर्शन है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 930 मीटर के आसपास है। और बिलाली की बात करें तो 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये अलवर यानी कि ये भी उत्तरी अरावली के अंतर्गत ही आता है। और रोजा भाकर की बात करें तो ये दक्षिणी के पास में आता है, जालोर जिले के अंतर्गत। और इसकी लगभग ऊंचाई है 700 मीटर के आसपास। तो अब हम देख पा रहे हैं कि अवरोही क्रम इसका हो जाएगा टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। ये जो अरावली का जो वर्गीकरण किया गया है, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, ये ऊंचाई के आधार पर किया गया है। इसके अंतर्गत ऊपर से नीचे पर आप देख पा रहे हैं कि जो जयपुर अलवर वाला हिस्सा है उसे उत्तरी अरावली में रखा गया। मध्य में जैसे अजमेर आ रहा है अरावली के, उसमें। और सबसे लास्ट में इधर जालोर है, सिरोही है, तो ये दक्षिणी अरावली से बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है, दो सूची दे रखी है। सूची 1 में आपको त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और सूची 2 में नदियाँ दे रखी है। आपको नज़र आ रहा होगा कि 3-3 नदियाँ दे रखी है। तो 3 नदियाँ जहाँ पर मिलती है उसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो यहाँ पर बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर, ये चारों ही त्रिवेणी संगम है। और बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा में, जिसे छोटा पुष्कर भी कहा जाता है। इसकी जो 3 नदियाँ हैं वो बनास, बेड़च और मैनाली है। राजमहल पड़ता है टोंक में। इसकी जो 3 नदियाँ हैं वो बनास, डाई और खारी है। रामेश्वर घाट पड़ता है सवाई माधोपुर में। इसकी जो 3 नदियाँ हैं बनास, चंबल और सीप है। और बेणेश्वर जो पड़ता है वो सोम, माही, जाकम इसकी नदियाँ हैं। और ये डूंगरपुर में पड़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि चारों ही एक दूसरे से सही सम्मिलित है। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आप और ध्यान रख सकते हैं कि जो त्रिवेणी संगम होता है वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर ज़रूर होता है। तो जितने भी त्रिवेणी संगम, इन चारों त्रिवेणी संगम पर भगवान शिव का जो मंदिर है, इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते थे। अगर आपको सारे बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर के बारे में नहीं पता है तो बेणेश्वर त्रिवेणी संगम काफ़ी जो है इजी टारगेट रहता है। और सोम, माई, जाखम के किनारे। तो ऑप्शन नंबर डी का 4 दो ही ऑप्शन में आता है, 3rd और 4th में। तो फिर आप उसके बाद में एलिमिनेशन करके या आगे जा सकते हैं, 2 ऑप्शन में आप हिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जलवायु का क्वेश्चन है। कोपेनहेगन का वर्गीकरण पूछा गया है इसमें। कोपेनहेगन जो जिनका पूरा नाम व्लादिमीर कोपेन था, और उन्होंने वनस्पति के आधार पर जलवायु को अलग अलग भागों में विभाजित किया, पूरे विश्व की जलवायु को। और राजस्थान में उन्हीं के वर्गीकरण के आधार पर 4 भागों में जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है। राजस्थान के नक्शे में देखते हैं कि किस तरह से कोपेन ने राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया है। इसके अंतर्गत BWHW, BSHW, CWG और AW, इस तरह से ये 4 पार्ट आते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सबसे फर्स्ट नंबर पे है BWHW, जो कि शुष्क मरुस्थल है। शुष्क मरुस्थल यानी कि इसके अंदर जैसलमेर वाला हिस्सा आता है, ये श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये वाला हिस्सा आता है। अर्ध शुष्क, जिसमें थोड़ी बहुत मॉइस्चर पाया जाता है, इसके अंदर जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा आता है, नागौर आता है, सिक्कर, जयपुर का कुछ हिस्सा, इस तरह से ये आप देख पा रहे हैं सेकंड वाला। और इसमें जालोर, सिरोही, इस तरह से ये BSHW के अंतर्गत आता है। और AW जो कि दक्षिणी हिस्सा है राजस्थान का, AW जो कि 4 नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, इसके अंतर्गत ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके अलावा जो हाड़ौती का कुछ भाग है जो कि नज़र आ रहा है, ये इसके अंतर्गत आता है। बाकी जो रिमेनिंग बच गया वो CWG में आ जाएगा।
जिसमें मुख्यतः अरावली वाला जो क्षेत्र है CWG के अंतर्गत आएगा। दोस्तों समझ पा रहे होंगे, जो क्षेत्र एकदम सूखा है जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर शुष्क प्रदेश है ये अपना। इसका वर्गीकरण में BWHW यूज किया है वर्ड, जो कि पूरी तरह से सूखा है। अगर थोड़ा सा मॉइस्चर है जैसे कि नागौर है, जोधपुर है, चूरू है, झुंझुनू है, सिक्कर है, यहाँ पे जहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ होती, थोड़ी बहुत घास होती है, वर्षा होती है, कम होती है और स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, इसके लिए BSHW प्रकार का जो है यूज किया है। अपने क्वेश्चन में भी यही 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली अगर देखते हैं तो BWHW शुष्क मरुस्थल सही है, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल ये वाला ऑप्शन भी सही है, AW दक्षिणी राजस्थान वाला पोर्शन है जिसमें डोमिनेटिंग बांसवाड़ा ही करता है, ये भी सही है, और CWG ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि इसमें अरावली वाला जो विस्तृत क्षेत्र वो आता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको एलिमिनेशन का सारा लेके भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इन सब के अलावा कोपेनहेगन के वर्गीकरण में बहुत कुछ है सीखने के लिए कि ये जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं ABCD ये किस तरह से दिए गए हैं, B के साथ कभी S आता है, कभी W आता है, और ये सारी चीज़ें जो विस्तृत अध्ययन करेंगे जब जलवायु का उसमें हम सीखेंगे। और इन सब के अलावा जो वर्गीकरण है इसके अंतर्गत चारों वर्गीकरण में एक प्रतिनिधि नगर है, जैसे कि BWHW में प्रतिनिधि नगर बीकानेर है, BSHW में प्रतिनिधि नगर नागौर है, BWG में प्रतिनिधि नगर टोंक है और AW में प्रतिनिधि नगर बांसवाड़ा है। तो ये प्रतिनिधि नगर किस तरह से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है कि वहाँ पर उस जो पर्टिकुलर वनस्पति है, जैसे अगर शुष्क प्रदेश है तो वनस्पति शुष्क प्रकार की वनस्पति अगर ज़्यादा है और उस ज़िले में है तो उसे प्रतिनिधि नगर घोषित कर दिया जाता है। इसके साथ आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि राजस्थान में कभी भी D अल्फ़ाबेट और E अल्फ़ाबेट काम नहीं आएगा, क्योंकि D जो रिप्रेजेंट करता है वो शीतोष्ण को करता है और E रिप्रेजेंट करता है शीत ध्रुवीय को करता है। यानी यहाँ पर न तो सर्दी ज़्यादा पड़ती है और न ही ध्रुव यानी कि बर्फ़ जैसा माहौल है। तो ये दोनों अल्फ़ाबेट अगर कभी आपको एग्ज़ाम ऑप्शंस में दिखें तो आपको उन्हें हटा देना, एलिमिनेट कर देना है। और कोपेनहेगन वर्गीकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। कोपेनहेगन का यही क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया था, कुछ इसी तरह का यही डायग्राम दे रखा था, मेंस के पेपर का ही फ़ोटो है ये। और इसमें क्या पूछा गया था कि आपको चारों रीजन जो है उनको 1 2 3 4 इस तरह से रिप्रेजेंट कर रखा था और इनका सही क्रम पूछा गया था कि कौन सा रीजन कौन से जलवायु को सही नोटेशन है, जैसे BWHW कौन सा है, BSHW कौन सा है, CWG कौन सा और AW कौन सा है। तो अब आप इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब इजीली बता पाओगे कि ये कौन से रीजन का क्या नाम है। तो ये क्वेश्चन आप अब खुद से कर सकते हैं, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर समझनी होगी कि पटवारी प्री में जो क्वेश्चन आए थे वैसे ही कुछ क्वेश्चन मेंस में भी देखने को मिले और वैसे ही कुछ क्वेश्चन जो आगे जो आगामी परीक्षा पटवारी की होने जा रही है उसमें भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये जो खनिज है, कोपेनहेगन वर्गीकरण है, त्रिवेणी संगम है, अरावली पर्वत चोटियों की श्रृंखला है, इस तरह के क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और रिपीट होते रहेंगे। तो आपको इन टॉपिक को जो कि इजी टारगेट है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। तो ये जो दोनों पेपर है प्री का मेंस का जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन इस सीरीज़ में करवाया जा रहा है, तो आपको ये कंप्लीट करना है और इससे अच्छे से सॉल्व करके नोट्स बनाने हैं। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि ये दोनों पेपर अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। प्रश्न 5 की बात करते हैं। राजस्थान में मिट्टी के संबंध में ये प्रश्न है और इसमें राजस्थान की जो चट्टानों से मिट्टी का निर्माण हमेशा चट्टानों से ही होता है, चट्टानों के अपरदन से होता है। चट्टान कालांतर में जो चट्टान रही थी उनके जो घिसने से उनके कण जो छोटे हो जाते हैं वो मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर सेलों से बलुई मिट्टी का निर्माण होता है। ये कथन गलत है।
सेकंड दे रखा है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट सेलों से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। ये कथन सही है। दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिण पूर्वी भाग यानी कि ये हाड़ौती वाले रीजन की बात कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता ही है कि ये जो पठारी रीजन है और यहाँ पे ज्वालामुखी क्रियाओं से यहाँ पर ये पठार निर्मित हुआ और ये यहाँ पे इसीलिए काली मिट्टी पाई जाती है क्योंकि ये लावा से ही निर्मित हुआ पठार है। और ये मालवा के पठार का हिस्सा भी है। अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी मतलब भारतीय भूगोल अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत आपको आइडिया है, तो ये मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सेलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल मिट्टी फास्फेटिक सेलों से हमेशा लाल मिट्टी का ही निर्माण होगा और लाल कलर उसी से आता है, तो ये फोर्थ भी सही है। तो इसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों सही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, तो आपके सेकंड जो ऑप्शन दे रखा है इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको राजस्थान के वनों से संबंधित प्रश्न दे रखा है और इसमें 4 आपको कथन दे रखे हैं और कूट की सहायता से बताना कि कौन सा सही है। पहला दे रखा शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते। दोनों ही जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं वो शुष्क सागवान वन से संबंधित है, जिनका राजस्थान में क्षेत्रफल लगभग 7% के आसपास है। ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित बिल्कुल सही है क्योंकि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर इस तरह के वन ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। और वन यहाँ पे वर्षा की दृष्टि से देखें तो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा भी होती है, बिल्कुल सही बात है। अगर थर्ड ऑप्शन देखें उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये माउंट आबू में पाए जाते हैं, सही कथन है। यहाँ पर लगभग जो क्षेत्रफल है राजस्थान में वो 0.39% यानी कि 0.4% के आसपास है। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो 125 से लगाकर 150 सेंटीमीटर तक होती है। और ये सिरोही के आसपास जो फैला हुआ एरिया है, रीजन है, वहाँ पर ये इस तरह के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 जो दे रखा है पश्चिमी राजस्थान में मिश्रित वन पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं, जो कि गलत है। आपको पता होगा मिश्रित पतझड़ वाले वन जो पाए जाते हैं वो उष्ण कटिबंधीय शुष्क में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है 30 से 60 सेंटीमीटर तक होती है। पश्चिमी राजस्थान में इतनी वर्षा नहीं होती है। और यहाँ पर जो अरावली के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ये इस तरह के पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कूट आपको दे रखे हैं, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है, यानी कि ऑप्शन द जो है उस फोर्थ ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कथन और कारण। कथन दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। और कारण आपको दे रखा अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण, पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई। यहाँ पे आप देख पा रहे कथन भी सही है, अरावली पर्वत जो मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकती है, और कारण भी सही है कि ये इसका जो एक्सपांसन हो रखा है वो इसी तरह हो रखा है, इसी तरह ये फैली हुई है। लेकिन यहाँ पे जो कारण है वो कथन की आंशिक व्याख्या करता है। कारण ये है कि मरुस्थलीकरण का प्रसार केवल अरावली की अवस्थिति के कारण ही नहीं रुका, उसके वहाँ पर जो अरावली की वन संपदा है, अरावली के वन्य जीव है और जो इकोसिस्टम वहाँ डेवलप हो रखा है उसकी वजह से वो आसपास के मरुस्थलीकरण को रोके रखा है। आप जानते हैं अगर पेड़ों की संख्या ज़्यादा होगी तो मरुस्थलीकरण आसानी से हो नहीं पाता है, तो यही एक रीज़न है। और आप पश्चिमी राजस्थान में जो मरुस्थलीकरण का कारण है वो वायु अपवर्तन है, और पेड़ की वजह से वो जो अरावली के आसपास क्षेत्रों में फैलने से अरावली उसे रोके रखती है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है। ऑप्शन 1 दे रखा आर्द्र दक्षिणी मैदान खंड, ऑप्शन 2 दे रखा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, ऑप्शन 3 दे रखा बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, ऑप्शन 4 दे रखा सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड।
तो इन चारों ऑप्शन में से किसका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको बताना कि कौन सा जो है खंड बड़ा है। ये टोटल 10 जोन है, टोटल 10 खंड है, उसमें से आपको 4 ऑप्शन में दे रखे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, जो लगभग 4.74 यानी लगभग 5 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसमें ये अपने बाड़मेर और जोधपुर का हिस्सा आता है। ऑप्शन 1 जो दे रखा आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, ये दक्षिणी यानी कि ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा या चित्तौड़गढ़ इनकी बात कर रहा है। ये जो रीजन है ये लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास, 2 मिलियन हेक्टेयर के आसपास की जगह है, जो कि छोटा क्षेत्रफल है। तो इन चारों ऑप्शन में से मोस्ट सुटेबल जो होगा वो सेकंड ही होगा। ऑप्शन 3 में अलवर, धौलपुर और करौली, सवाई माधोपुर ये आते हैं बाढ़ संभाव्य क्षेत्र, जो पूर्वी मैदानी है जहाँ पे नदियाँ वगैरह भी है। और ऑप्शन 4 में ये सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदानी खंड में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये जो जिले आते हैं, ये लगभग ये दोनों भी लगभग 2 मिलियन हेक्टेयर के आसपास का ये। तो इसमें सबसे बड़ा जो खंड हो जाएगा वो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ गाय की नस्ल दे रखी कि ये नस्लें राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, जिनमें गिर, कांकरेज, थारपाकर और राठी। थारपाकर यानी थार को पार कर, ये अपने पश्चिम दिशा में जो थारपाकर है ये पाई जाती है, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर वाला जो रीजन है उसमें ये पाई जाती है। तो यानी कि पश्चिम यानी कि सी का थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड यहाँ पर 2 ऑप्शन में ठीक है। बी में सब में सेकंड आ रहा है, तो बी में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब केवल फर्स्ट और फोर्थ डिसाइड करेगा कि कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि गिर और राठी। आपको पता है गिर यानी कि गुजरात से संबंधित है, और गुजरात का जो सीमावर्ती क्षेत्र है राजस्थान का, वहाँ पर गिर जाति की नस्ल पाई जाती है, जिसका अन्य नाम रेडा या अजमेरा भी बोलते हैं इसको। ये अपने उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस रीजन में पाई जाती है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती जो रीजन है वहाँ पर ये पाई जाती है। तो ये डी का फर्स्ट हो जाएगा, डी का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में ही ऐसा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और राठी जो गाय की नस्ल पाई जाती है वो ये अपने ऊपर नॉर्थ की तरफ ये पाई जाती है राठी की, और इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर के कुछ एरिया में ये पाई जाती है, जिसे राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। तो इससे आप एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे, अगर आपको 1-2 नस्ल के बारे में भी अच्छे से पता है तो। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इसमें एक तरफ आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और दूसरी तरफ जिला दे रखा है, आपको सही सम्मिलित उनमें करना है। सिंचाई परियोजना गागरीन, ताकली, लहासी और चाकन। आप यहाँ पे गागरोन का किला नाम सुना होगा, जो कि झालावाड़ में। यहाँ से आपको एक हिंट मिल सकता है कि गागरीन झालावाड़ यानी 1 का 4th, और 1 का 4th एक ही ऑप्शन में है, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में, तो आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट। और अगर आप जानना चाहें कि ताकली, लहासी, चाकन ये तीनों नदियों के नाम भी है, जो कि ताकली जो है कोटा में, लहासी बारा में और चाकन बूंदी में। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।